नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा डॉक्टर गोगा और डॉक्टर गोविंद राय घर। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जो दवाइयाँ यूज़ होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम जनरल मैकेनिज़म्स पढ़ेंगे कि हाइपरटेंशन कैसे ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मेन 4 तरह की दवाइयाँ पढ़ेंगे: डायूरेटिक्स, वेसोडाइलेटर्स, सिंपैथेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाली दवाइयाँ और रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को अफेक्ट करने वाली दवाइयाँ। ठीक है। एंड में फिर पढ़ेंगे कुछ ड्रग ऑफ चॉइस और प्रेगनेंसी में कौन सी दवाइयाँ सेफ हैं। और लास्टली हम फिनिश करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की डिस्कशन के साथ। ओके, तो एक एक करके ये चीज़ें पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन होता क्या है? क्या होता है? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, सबको पता है। इंक्रीज इन बीपी इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर? क्या होता है ब्लड प्रेशर? ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड इज मूविंग इन द ब्लड वेसल एंड दिस मूविंग ब्लड, ये जो ब्लड चल रहा है ये साइडवेज प्रेशर लगाता है। ब्लड ऐसे जा रहा है, ब्लड वेसल की वॉल पे साइड में प्रेशर लगाएगा। सो दिस लेटरल प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर। तो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, ये प्रेशर किसने लगाया? किसने लगाया? ब्लड ने लगाया। दूसरा क्वेश्चन, ये प्रेशर किस पे लगाया? ब्लड वेसल की वॉल पे लगाया। ठीक, तो प्रेशर लगाया ब्लड ने, फील किया वॉल ने। ठीक, तो अगर हम ब्लड वॉल्यूम कम कर दें तो प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम जो है, ब्लड है वही तो प्रेशर लगा रहा है। अगर ब्लड कम आएगा तो प्रेशर भी कम होगा। तो वी कैन डिक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द ब्लड वॉल्यूम। ठीक है। ये आइडिया हमें कहाँ से मिला? ये हमें तब मिला कि अगर किसी को इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, तो वो कैसे प्रेजेंट करता है पेशेंट में? हाइपोटेंशन के साथ। ठीक है, हाइपोटेंशन में प्रेजेंट करता है। तो क्योंकि ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा? तो अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा कर दें कि ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा कम करें तो प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, तो हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये प्रेशर किस पे लगाया था? वेसल वॉल पे। और अगर ये वेसल वॉल हार्ड है तो उतना ही ब्लड ज़्यादा प्रेशर लगाए, और अगर यही इलास्टिक हैं तो जब ब्लड आएगा वो दूर मूव कर जाएंगी तो प्रेशर कम फील होगा। ठीक है। तो अगर हम हार्डनेस कम कर दें, वेसल वॉल की हार्डनेस कम कर दें, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए। और ये पता लगा है कि वेसल वॉल की जो हार्डनेस है वो सीरम सोडियम पे मिमिक करती है, सीरम सोडियम पे डिपेंड करती है। ज़्यादा सीरम सोडियम होता है तो ज़्यादा हार्ड वेसल्स होती हैं, कम सीरम सोडियम होता है तो कम हार्ड वेसल्स होती हैं। दैट मीन्स अगर हम सोडियम कम कर दें तो हार्डनेस कम हो जाएगी, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए। ये आइडिया हमें कहाँ से मिला? ये एल्डरली से मिला। यूजुअली एल्डरली लोगों में वेसल वॉल स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, तो उनमें प्रेशर ज़्यादा होता है, यूजुअली हाइपरटेंशन मिलती है। तो बेसिकली अगर हम ब्लड वॉल्यूम कम कर दें या सोडियम का लॉस कर दें तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। और कौन सी दवाइयाँ हैं जो बॉडी से सोडियम और वाटर को निकालती हैं? यस, डायूरेटिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो हाइपरटेंशन में हम यूज़ कर सकते हैं वो हैं डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स को हाइपरटेंशन में यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा, हम कई लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो बीपी बढ़ जाता है, अगर वेसो डायलेशन होता है तो बीपी कम हो जाता है। तो बीपी कम करने का दूसरा सिंपल तरीका क्या है? वेसो डायलेटर दे दो। अगर ड्रग वेसो डायलेशन करेगी बीपी कम हो जाए। तीसरा, हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। दोनों में से कौन सा सिस्टम बीपी बढ़ाता है? यस, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर दें तो बीपी कम हो जाए, लॉजिकल। और लास्टली एक और सिस्टम आज पढ़ेंगे जिसका नाम है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये भी बीपी बढ़ाता है, अगर हम इसको ब्लॉक कर दें तो बीपी कम हो जाए। ठीक, तो ग्रॉसली हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए 4 मेजर मैकेनिज्म्स हैं। ठीक, द ड्रग में एक्ट एज अ डायूरेटिक, इट में कॉज वेसोडाइलेशन, इट में डिक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, और इट में ब्लॉक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं उनका इन 4 में से एक या एक से ज़्यादा मैकेनिज्म होगा। ओके, तो अब हम एक एक करके ये दवाइयाँ पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद दी फर्स्ट ग्रुप जो कि डायूरेटिक है। तो डायूरेटिक से स्टार्ट करते हैं। डायूरेटिक्स हमने पहले भी पढ़ा था। 2 मेन तरह के डायूरेटिक्स हैं हमारे पास, एक लूप डायूरेटिक्स, एक थायाजाइड्स। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या पड़ा था? लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं, जबकि थायाजाइड जो होते हैं वो वीक या लो सीलिंग डायूरेटिक्स होते हैं। बट सेकेंड डिफरेंस, लूप डायूरेटिक्स आर यूजुअली शॉर्ट एक्टिंग,
जबकि थायाजाइड्स आर यूजुअली लॉन्ग एक्टिंग। तो इन बेसिस पे कौन सा डायूरेटिक आप हाइपरटेंशन में यूज करना चाहोगे? कौन सा यूज करना चाहोगे? यस, हम थायाजाइड यूज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग एक्टिंग है, वो पूरे 24 घंटे बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को 1-2 घंटे कंट्रोल करने का तो कोई ज़्यादा सेंस बनता नहीं ना, तो हमें तो 24 घंटे कंट्रोल रखना है, तो हमें लॉन्ग एक्टिंग ड्रग चाहिए, वो है थायाजाइड्स। और दूसरा, ये वीक हैं, इसका नुकसान नहीं, अब फायदा है। हमें डिहाइड्रेशन थोड़ी करनी है, हमें तो थोड़ा बहुत सोडियम वाटर लॉस करना है और उसको मेंटेन रखना है। तो वीक होना फायदा है कि डिहाइड्रेशन के चांस कम होंगे और बीपी कंट्रोल करने के चांस ज़्यादा होंगे। तो thiazides are first choice diuretics in hypertension. Not only first choice diuretic, these are first line drugs in hypertension. These are first line drugs in hypertension. ठीक, तो थायाजाइड के बारे में ये खास बात है। अब आते हैं इनकी एग्जांपल्स। लूप डायूरेटिक की मेन एग्जांपल्स जो हैं वो हैं फ्यूरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड और ब्यूमेटानाइड। फिरोसेमाइड, टॉर्सेमाइड, ब्यूमेटानाइड लूप डायूरेटिक्स हैं। जबकि थायाजाइड वाले जो ग्रुप की दवाइयां हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो थायाजाइड एक केमिकल स्ट्रक्चर है, जिनमें वो केमिकल स्ट्रक्चर है वो थायाजाइड, और दूसरा वो दवाइयां जो थायाजाइड जैसी हैं, हर सेंस में सेम है, बट उनका केमिकल स्ट्रक्चर थायाजाइड वाला नहीं है, तो इनको हम कहते हैं थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। तो थायाजाइड या थायाजाइड लाइक का बेसिक डिफरेंस क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर का, बट सारा मैकेनिज्म और सारे एक्शन और सारी प्रॉपर्टी थायाजाइड वाली ही हैं। ठीक है, तो थायाजाइड की एग्जांपल है जैसे हाइड्रोक्लोरथायासाइड, और थायाजाइड लाइक की एग्जांपल हैं जैसे हमारा हो गया मेटोलाजोन, इंडापामाइड एंड इवन क्लोरथैलिडोन। ये सारे थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं। अब एक खास बात ध्यान रखनी है कि थायाजाइड जो होते हैं यूजुअली रीनल फेलियर में, क्रॉनिक रीनल फेलियर में काम नहीं करते। दे आर नॉट इफेक्टिव। लूप डायूरेटिक्स आर इफेक्टिव इन रीनल फेलियर, थायाजाइड इफेक्टिव नहीं होते। बट एक ही थायाजाइड है जो रीनल फेलियर में भी काम करता है, वो है मेटोलाजोन इज इफेक्टिव इवन इन एंड स्टेज रीनल डिजीज। तो कौन सा थायाजाइड किडनी की बीमारी में भी काम करता रहता है? वो है मेटोलाजोन। ओके, तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिफरेंसेस में और नाम। ठीक है, अब आते हैं हम डायूरेटिक्स के कॉमन प्रॉपर्टीज, हमने पहले भी पढ़ी थी। दोनों के दोनों लूप भी और थायाजाइड्स भी कुछ कॉमन एक्शंस करते हैं, और वो एक्शन क्या हैं कि वो बॉडी से सारे आयंस निकाल देते हैं, सोडियम भी, पोटाशियम भी, मैग्नीशियम भी, हाइड्रोजन भी। दे कॉज लॉस ऑफ ऑल द आयंस इन द यूरिन। सो हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये साइड इफेक्ट दोनों के होते हैं। अब ये दोनों के दोनों मेटाबॉलिक चीज़ें इंक्रीज करते हैं। मेटाबॉलिक चीज़ें मतलब शुगर हो गया, लिपिड्स हो गए और यूरिक एसिड हो गए। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, ये भी साइड इफेक्ट होता है। दोनों में कॉमन है, दोनों आयंस का लॉस करते हैं और शुगर, लिपिड और यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। बट दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो है कैल्शियम पे। एक कैल्शियम बढ़ाता है, एक कम करता है, और वो हमने याद कर ही लिया था कैसे, लूप लूजेस कैल्शियम। मतलब लूप डायूरेटिक जो हैं वो हाइपोकैल्सीमिया करेंगे और थायाजाइड उससे उल्टे हैं, मतलब वो हाइपर कैल्सीमिया करेंगे। अदरवाइज बाकी प्रॉपर्टी ज़्यादातर सेम। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला ग्रुप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का, जिसका नाम है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स में हम थायाजाइड प्रेफर करते हैं हाइपरटेंशन के लिए। ओके, अब हम आते हैं दूसरे ग्रुप पे। दूसरा ग्रुप है वेसोडाइलेटर्स, जो दवाइयाँ वेसोडाइलेशन करें। हमें पता है वेसो कंस्ट्रिक्शन से बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, अब एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू पानी जा रहा है, अगर हमने पाइप को प्रेस कर दिया तो पानी ज़्यादा प्रेशर से आता है। ऐसे ही ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल भी तो एक पाइप है, तो ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड जा रहा है, जब वो कंस्ट्रिक्ट होगी तो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, वही अगर डायलेट हो जाएगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेसोडाइलेटर्स बीपी कम करते हैं। अब वेसोडाइलेटर कौन से मैकेनिज्म से काम करते हैं? कई मैकेनिज्म्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला मैकेनिज्म है दे कैन एक्ट बाय रिलीजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड। हमें पता है कि अगर कोई दवाई NO रिलीज करती है
एनो साइक्लिक जीएमपी को बढ़ाएगा और साइक्लिक जीएमपी वेसोडाइलेशन करेगा। और एनो रिलीज करने वाली कौन सी दवाइयाँ हैं हमारे पास? एक है हमारे पास नाइट्रोपरसाइड, सोडियम नाइट्रोपरसाइड, और दूसरी है हाइड्रालाजिन। So sodium nitroprusside and hydralazine are the two drugs which act by releasing nitric oxide। और दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है कि दोनों बहुत फास्ट एक्टिंग हैं। सो दे आर इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज। हाइपरटेंसिव एमरजेंसीज में दोनों को यूज कर सकते हैं, दोनों फास्ट एक्टिंग है। ठीक। अब स्पेशल पॉइंट, सेपरेट पॉइंट क्या है दोनों के बारे में? जो नाइट्रोपरसाइड है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड, इट इज सेंसिटिव टू लाइट। पहला पॉइंट क्या है कि ये लाइट को सेंसिटिव है, मतलब अगर लाइट को एक्सपोज हो गया ये, तो ये टूट जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। तो कई बार देखा गया है हॉस्पिटल्स में कि एक पेशेंट आता है जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, 200/120 है, और हमने सोडियम नाइट्रोपरसाइड की ड्रिप चलाई, 1 घंटा 2 घंटे हो गए, ड्रिप चल रही है, बीपी कम ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बॉटल इज एक्सपोज टू लाइट और लाइट ने सोडियम नाइट्रोपरसाइड को इनएक्टिव कर दिया। सो स्पेशल पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब भी सोडियम नाइट्रोपरसाइड की ड्रिप स्टार्ट करते हैं तो बॉटल शुड बी कवर्ड विद डार्क पेपर। डार्क पेपर से कवर करना है, लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो ये आप याद कैसे करोगे? नाम में लिखा है नाइट्रोपरसाइड, नाइट, ये नाइट में देना है, रात में देना है। ठीक है, ऑब्वियसली रात में नहीं देना, मतलब अंधेरा रखना है, मतलब बॉटल में लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए। ठीक, तो पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, सोडियम नाइट्रोपरसाइड जो होता है ये बहुत फास्ट एक्टिंग है, तो अगर हम थोड़ी सी ड्रिप तेज कर दी तो हाइपोटेंशन होने का भी चांस होगा। तो इसलिए इसमें कंट्रोल बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, टाइट कंट्रोल रखना पड़ता है। टाइट कंट्रोल के लिए एक स्पेशल ड्रिप सेट यूज करते हैं जिसको कहते हैं माइक्रो ड्रिप सेट। माइक्रो ड्रिप सेट का क्या मतलब है कि नॉर्मल इन्फ्यूजन सेट जो हम लगाते हैं, आईवी सेट लगाते हैं ना, हमें जब किसी का ड्रिप लगाना है, जहाँ पे बॉटल लटकी है, आईवी कैनुला जा रहा है अंदर, ठीक है, तो ये जो ड्रिप सेट है इसमें से ड्रॉप्स बाय ड्रॉप निकलता है। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड ड्रिप सेट होता है उसमें जब 16 ड्रॉप्स गिरती हैं तो 1 ml बनता है। तो नॉर्मल ड्रिप सेट जो होता है दैट इज 16 ड्रॉप्स पर ml। 1 ml में 16 ड्रॉप्स होती है। बट जो माइक्रो ड्रिप सेट है वो उसमें ड्रॉप्स उससे भी छोटी हैं, बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स हैं, उसमें 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 ml। 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 ml। तो हम ज़्यादा टाइटली कंट्रोल कर सकते हैं इन्फ्यूज़न की रेट को, कितना हमें रखना है वो हम बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट जो है, सोडियम नाइट्रोपरसाइड ऑन मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस साइनाइड। जब ये मेटाबोलाइज होता है तो ये साइनाइड बनाता है, और अगर हम इसको देते रहेंगे लंबे टाइम तक तो साइनाइड भी जमा हो जाएगा, उससे साइनाइड की पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए सोडियम नाइट्रोपरसाइड शुड नेवर बी गिवन फॉर मोर देन 72 आवर्स। 72 आवर्स से इन्फ्यूज़न हमेशा कम रखनी है, उससे कभी ज़्यादा नहीं करनी, अदरवाइज साइनाइड पॉइजनिंग होने का चांस हो जाएगा। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग? यस, इट इज हाइड्रोक्सोकोबालामिन। हाइड्रोक्सोकोबालामिन एंटीडोट है साइनाइड पॉइजनिंग का। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला मैकेनिज्म, दैट इज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है? पोटाशियम चैनल ओपनर्स है। पोटाशियम चैनल ओपनर्स, पोटाशियम और कैल्शियम इनके अपोजिट एक्शन होते हैं। जब पोटाशियम चैनल खुलता है तो वेसोडाइलेशन होता है, बट जब कैल्शियम चैनल खुलता है तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो पोटाशियम चैनल ओपनर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेसोडाइलेशन करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पोटाशियम चैनल ओपनर्स। तो कौन सी दवाइयाँ पोटाशियम चैनल्स को ओपन करती हैं? ये दवाइयाँ हमारे पास हैं मिनॉक्सीडिल, डाइजॉक्साइड एंड हाइड्रालाजिन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रालाजिन जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, हाइड्रालाजिन वो दवाई यहाँ भी है। मतलब हाइड्रालाजिन के 2 मैकेनिज्म हैं, ये NO भी रिलीज करता है और पोटाशियम चैनल भी ओपन करता है। ओके, और इन दवाइयों को आप कैसे याद करोगे? एज MDH के मसाले, MDH के पोटाशियम वाले मसाले आते हैं, इसे याद कर लो, MDH के पोटाशियम वाले मसाले, मतलब मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, हाइड्रोलाजिन ओपन पोटाशियम चैनल्स। ओके, अब इनके बारे में खास बातें, मिनॉक्सिडिल के बारे में 2 बात। पहला, मिनॉक्सिडिल इज अ प्रो ड्रग। मिनॉक्सिडिल प्रो ड्रग है, मतलब मिनॉक्सिडिल खुद पोटाशियम चैनल ओपन नहीं करती,
पहले इसको मेटाबोलाइज होना पड़ता है, एक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा, और उस एक्टिव मेटाबोलाइट का क्या नाम है? एक्टिव मेटाबोलाइट जो है दैट इज मिनॉक्सिडिल सल्फेट। मिनॉक्सिडिल इनएक्टिव है, मिनॉक्सिडिल सल्फेट एक्टिव है। मतलब इसको एक्टिव करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा? जो सल्फेशन करेगा, मतलब जो सल्फेट ग्रुप ऐड करेगा। और एडिशन ऑफ सल्फेट ग्रुप इज विच टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन? फेज 1 या फेज 2? यस, इट इज फेज 2। वी आर अटैचिंग समथिंग। तो ज्यादातर दवाइयां इनएक्टिव से एक्टिव, मतलब ज्यादातर प्रो ड्रग्स एक्टिवेट होती हैं फेज 1 से, बट मिनॉक्सिडिल जो है वो एक्टिव होती है फेज 2 से। ओके, तो मिनॉक्सिडिल इज एक्टिवेटेड बाय फेज 2 रिएक्शन। तो पहले बात तो ये हो गया। दूसरा, मिनॉक्सिडिल जो है इट कॉजेज हेयर ग्रोथ। मिनॉक्सिडिल से हेयर ग्रोथ होता है, और हेयर ग्रोथ का फायदा भी है और नुकसान भी। हेयर ग्रोथ का ऑब्वियस फायदा क्या है? यस, वी कैन ट्रीट एलोपेशी। अगर हेयर नहीं है, बाल नहीं है, तो बाल उगा दें, तो एलोपेशिया को ठीक करने के लिए मिनॉक्सिडिल यूज कर सकते हैं। मिनॉक्सिडिल के हेयर ऑयल्स आते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एंड्रोजेनाइटल एलोपेशिया। ठीक है। दूसरा, हेयर ग्रोथ का नुकसान क्या? तो मिनॉक्सिडिल अगर हम फीमेल्स को देंगे तो उसमें भी तो हेयर ग्रोथ कर दे, एंड दैट डेवलपमेंट ऑफ मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स इज कॉल्ड एज, यस, इट इज कॉल्ड एज हिरसुटिज्म। तो मिनॉक्सिडिल कैन कॉज हिरसुटिज्म। तो मिनॉक्सिडिल हिरसुटिज्म कर सकता है, इसलिए मिनॉक्सिडिल इज अवॉइडेड इन यंग फीमेल्स। ऑब्वियसली किसी को भी दाढ़ी मूछ वाली गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए होगी, तो इसलिए मिनॉक्सिडिल यंग फीमेल्स में नहीं देते, फिर हिरसुटिज्म करते। तो फायदा यह है कि एलोपेशिया में दे सकते हैं, पर नुकसान यह है कि हिरसुटिज्म कर सकता है। ओके, तो ये हो गया मिनॉक्सिडिल। अब दूसरी दवाई है डाइजॉक्साइड, और डाइजॉक्साइड के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पहले 2 लेटर में लिखें, DI। डी का मतलब है डिक्रीज और आई का मतलब है इंसुलिन। तो डाइजॉक्साइड जो है वो इंसुलिन को डिक्रीज करता है। अब इंसुलिन कम होने का भी अगेन फायदा भी है और नुकसान भी है। डाइजॉक्साइड ने डिक्रीज इंसुलिन किया, और इंसुलिन कम होने का क्या नुकसान है? इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड शुगर को कम करना, और अगर इंसुलिन कम होगा तो क्या होगा? ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। तो डिक्रीज इन इंसुलिन कैन रिजल्ट इन हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो कौन से पेशेंट को नहीं देंगे? डायबिटीज में अवॉइड करते हैं, नहीं देते। अब क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन को कम कब करना चाहोगे? फायदा क्या है इंसुलिन कम करने का? जब इंसुलिन ज्यादा है तब कम करेंगे, और किस में ज्यादा है? इंसुलिनोमा में। तो डाइजॉक्साइड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इंसुलिनोमा, बट इट कैन कॉज हाइपरग्लाइसीमिया इन ए नॉर्मल पर्सन, सो इट इज अवॉइडेड इन डायबिटिक पेशेंट्स ऑल्सो। ओके, तो ये हो गया डाइजॉक्साइड। अब तीसरा जो दवाई था दैट इज हाइड्रालाजिन। हाइड्रालाजिन, पहली चीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली कि हाइड्रालाजिन जो है डुअल मैकेनिज्म है, ये NO भी रिलीज करता है और पोटाशियम चैनल भी ओपन करता है, 2 तरीके से वेसोडाइलेशन करता है। और हाइड्रालाजिन अगर आपके याद हो तो हमने पढ़ा था इट इज वन ऑफ द शिप ड्रग्स। वन ऑफ द शिप ड्रग्स, पहले तो शिप ड्रग्स में कौन कौन सी दवाइयां आती हैं? S फॉर सल्फोनामाइड्स, H फॉर हाइड्रालाजिन जो लिखा हुआ है, I इज आइसोनायाजिड एंड P इज प्रोकेनआमाइड। ये 4 दवाइयां हैं जो शिप ड्रग्स में आती हैं। बट अब शिप ड्रग का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंस क्या था? दीज ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। तो इन चारों दवाइयों का एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइजेशन होता है, दैट मींस हाइड्रोलाजिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय एसिटाइलेशन। एंड सेकंड थिंग, ऑल दीज कैन कॉज SLE एज ए साइड इफेक्ट। तो हाइड्रोलाजिन SLE कर सकता है। तो हाइड्रोलाजिन एसिटाइलेशन से मेटाबोलाइज होता है और SLE साइड इफेक्ट करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा मैकेनिज्म, दैट मींस ड्रग्स ओपनिंग दी पोटाशियम चैनल्स। ओके, अब वेसोडाइलेशन का तीसरा मैकेनिज्म है कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज। कैल्शियम चैनल ब्लॉक। अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कौन से कैल्शियम चैनल्स हैं? यस, L टाइप कैल्शियम चैनल्स, L टाइप। और L टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कौन से पढ़े थे हमने? यस, हमने 3 दवाइयां पढ़ी थी, विरापामिल, डिल्टियाज़म एंड डिपेंस, डाइहाइड्रोपिरिडिन्स। Verapamil, diltiazem and dihydropyridines, all 3 they can cause vasodilation and can decrease the blood pressure.
तो हाइपरटेंशन में इनमें से हम कोई भी दवाई यूज कर सकते हैं। और व्हाट इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? यस, वेसोडाइलेटर हैं, सारे के सारे वेसोडाइलेटर हेडेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जीआईटी में अगर काम रोक दिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये स्पेशल साइड इफेक्ट है। ज़्यादातर दवाइयों में डायरिया होता है, ये कॉन्स्टिपेशन करते हैं। एंड थर्ड, दे कैन कॉज गम हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो मेन 3 साइड इफेक्ट्स हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के हाइपरटेंशन में, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। बाकी डिटेल हम एंजाइना में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, लास्टली एक और मैकेनिज्म है वेसोडाइलेशन का, दैट इज टू स्टिमुलेट D1 रिसेप्टर, D1 एगोनिस्ट। D1 को स्टिमुलेट करेंगे तो वेसोडाइलेशन हो जाती है। एंड डू यू रिमेंबर कौन सी दवाई थी जो सिर्फ D1 को स्टिमुलेट करती थी? यस, द आंसर इज फिनोल्डोपाम। फिनोल्डोपाम, रिमेंबर द नेम सेज ओनली डोपाम, ओनली डोपाम। सो सिर्फ D1 को स्टिमुलेट करता है एंड इट इज अ कैटेकोलामिन। अगर याद हो आपको तो ये कैटेकोलामिन ग्रुप की दवाई है, तो इट इज यूज्ड IV। सो इसलिए हम सिर्फ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में यूज करते हैं। फिनोल्डोपाम इज इंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। ठीक है, तो ये हमारा हो गए 4 मैकेनिज्म वेसोडाइलेशन के। तो हमारे टोटल 2 तरीके की दवाइयां खत्म हो गई, पहला डायूरेटिक्स और दूसरा वेसोडाइलेटर्स। ठीक है, तो अब हम चलते हैं तीसरी तरह की दवाई। वो कौन सी थी? जो दवाइयां सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक करें, द ड्रग स्टॉपिंग दी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिविटी। इसके लिए हमें पहले सिंपैथेटिक सिस्टम रिवाइज करना पड़ेगा, तो रिवाइज कर लेते हैं। सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कोड है। सिंपैथेटिक सिस्टम कहाँ से आता है? यस, थोरैकोलंबर से आता है। सो थोरैकोलंबर एरिया से नर्व निकली, उसने कनेक्शन बनाया गैंग्लियन में, कनेक्शन बनाया। गैंग्लियन में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्रेजेंट इन गैंग्लिया? यस, इट इज एसिटाइलकोलिन। और ये एसिटाइलकोलिन कौन से रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है? कौन सा रिसेप्टर होता है यहाँ पे? यस, इट इज NN। रिमेंबर नर्व और नर्व का जंक्शन, तो NN रिसेप्टर होगा। तो एसिटाइलकोलिन ने NN रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर के पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये फाइबर इंफॉर्मेशन लेके ऑर्गन्स में जाए, और सिंपैथेटिक सिस्टम में पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है? यस, इट इज नॉरएड्रेनालिन। और हमने पढ़ा था नॉरएड्रेनालिन कैसे काम करता है। तो अगर हम यहीं पे बना लेते हैं कि वेसाइकल में नॉरएड्रेनालिन स्टोर हो गई, ये वेसाइकल है, इसमें नॉरएड्रेनालिन स्टोर था। जब नर्व इंपल्स आती है तो नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, देन इट विल वर्क ऑन द रिसेप्टर्स। यहाँ पे हमें पता कौन कौन से रिसेप्टर है, अल्फा है या बीटा, तो ये इनको स्टिमुलेट करता है। अल्फा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो वेसोकंस्ट्रिक्शन होगी, बीपी बढ़ जाएगा। बीटा 1 को स्टिमुलेट करेगा तो हार्ट स्टिमुलेट हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। बीटा 1 जेजी सेल्स में स्टिमुलेट हुआ तो रेनिन सिक्रीट हो गई, उससे भी बीपी बढ़ जाएगा। तो सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली बीपी बढ़ा। ठीक है, अब यहां पे एक रिसेप्टर था, कौन सा था? यस, अल्फा 2, जो ब्रेक का काम करता है। अल्फा 2 नॉरएड्रेनालिन की रिलीज को रोकता है, ब्रेक का काम करता है। ठीक, और यहीं पे हम बना लेते हैं कि हमने पढ़ा था नॉरएड्रेनालिन कैसे बनता है। सबसे पहले बाहर से टायरोसिन आता है, टायरोसिन कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज कन्वर्टेड टू डोपा। यहाँ पे रेट लिमिटिंग एंजाइम है टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, जो टायरोसिन से डोपा बनाता है। फिर डोपा से डोपामिन बनता है, और डोपामिन अंदर जाके नॉरएड्रेनालिन बना देता है। तो ये पाथवे याद है आपको, सिंपैथेटिक सिस्टम में भी पढ़ा था, बट ओनली डिफरेंस इज तब हमने वर्टिकल पढ़ा था, अब हम हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, चीज तो वही है। तो बेसिकली इस सिस्टम से बीपी बढ़ रहा है, तो अगर हम इस सिस्टम को रोक दें तो बीपी कम हो जाए। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, रोकें कैसे? राइट इन द बिगिनिंग सबसे पहले क्या कर सकते हैं, हम गैंग्लियन में आगे इंफॉर्मेशन जाने से रोक देंगे। इस दवाई को बोलेंगे हम गैंग्लियन ब्लॉकर। सबसे पहला मैकेनिज्म, हम गैंग्लियन को रोक सकते हैं, इसको कहते हैं गैंग्लियन ब्लॉकर। ठीक, दूसरा क्या कर सकते हैं कि ये जो न्यूरॉन है, अगर हम इसको रोक दें कि तुझे आगे इंफॉर्मेशन नहीं देनी, तो सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर। सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर, तो गैंग्लियन ब्लॉकर हो सकता है, सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर हो सकता है। तीसरी चीज क्या कर सकते हैं, ब्रेक लगा दो, अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर दो, ब्रेक लग जाएगी, बीपी कम हो जाएगा। और लास्टली क्या कर सकते हैं, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो, अल्फा या बीटा रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो बीपी कम हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉक करने वाली दवाइयां 4 तरह से काम कर सकती हैं। पहला क्या है, दे कैन एक्ट बाय ब्लॉकिंग दी
transmission in ganglion, that is called as ganglion blocker. Second, they can act by sympathetic neuron blockade. Third, they can block release by pressing the brakes, alpha 2 agonist हो गए. And lastly, they can be receptor blockers. Receptor blockers मतलब अल्फा ब्लॉकर या बीटा ब्लॉकर. तो चार तरह की दवाइयाँ जो सिंपैथेटिक सिस्टम को रोक सकती हैं, एक एक करके पढ़ते हैं. गैंग्लियन ब्लॉकर. पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकर. करते क्या है? बहुत सिंपल मैकेनिज्म है. गैंग्लियन में कौन सा रिसेप्टर था? यस, एन था. तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स आर नथिंग बट एन एंटागोनिस्ट. एन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएंगे और सिंपैथेटिक सिस्टम काम नहीं करेगा. ठीक. कौन सी दवाइयां हैं? द ड्रग्स आर ट्राइमिथाफेन एंड हेक्सामिथोनियम. ट्राइमिथाफेन एंड हेक्सामिथोनियम. और इनके नाम से आप याद कर सकते हो कि ये जो दवाइयां हैं इनका मीठा खाने वाला गैंग होता है. मीठा खाने वाला है क्योंकि इनके नाम में मीठा है और ये गैंग्लियन ब्लॉकर हैं, तो मीठा खाने वाला गैंग है. एंड यू कैन से इसका नाम है ट्राई, मतलब ये 3 बार मीठा खाता है. इसका नाम है हेक्सा, मतलब ये 6 बार मीठा खाता है. तो इन दवाइयों का मीठा खाने वाला गैंग है. ठीक, तो वो है गैंग्लियन ब्लॉकर. कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकर्स. ठीक, तो वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं. लाइक दे इनहिबिट द प्री साइनेप्टिक रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द गैंग्लियन. They causes post junctional change in the receptor sensitivity, something like that. ठीक है. बट सिंपल मैकेनिज्म क्या है? एन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं. एन रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं बस. ठीक. अब इंपॉर्टेंट चीज, ये जो गैंग्लियन है या एन रिसेप्टर है, ये कौन से गैंग्लियन पे होता है? सिंपैथेटिक पे होता है या पैरासिम्पैथेटिक पे होता है? एन रिसेप्टर दोनों पे होता है. तो अगर दोनों पे हैं तो एन ब्लॉकर, दैट मीन्स गैंग्लियन ब्लॉकर दोनों को ब्लॉक करते हैं. सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना हम चाहते हैं ताकि बीपी कम हो जाए, बट ये पैरासिम्पैथेटिक को भी ब्लॉक कर दे. तो अगर पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक हो गया तो क्या होगा? साइड इफेक्ट्स आएंगे. कौन से साइड इफेक्ट? एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट, जैसे ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन. तो बहुत सारे एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए आजकल हम इनको प्रेफर नहीं करते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. ठीक है. तो एंटी हाइपरटेंसिव की तरह तो यूज नहीं करते, बट यूज करते हैं इनको. कहां यूज करते हैं? दे आर एंटीडोट फॉर वन पॉइजनिंग. एक पॉइजनिंग का एंटीडोट है. कौन सी पॉइजनिंग? सोचो, एक पॉइजनिंग का एंटीडोट है. कौन सी? यस, एन. पूरा सोचो, एन कौन सी तरह का रिसेप्टर है? निकोटिनिक. और निकोटिनिक रिसेप्टर को कौन स्टिमुलेट करता है? निकोटिन. तो अगर निकोटिन की पॉइजनिंग हो जाए तो हमें निकोटिनिक रिसेप्टर को तो ब्लॉक करना पड़ेगा ना. तो दीज आर एंटीडोट फॉर निकोटिन पॉइजनिंग. निकोटिन पॉइजनिंग का एंटीडोट है ट्राइमिथाफेन एंड हेक्सामिथोनियम. ओके, ये हो गया पहला दवाई. अब सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स. सिंपैथेटिक में ये जो न्यूरॉन था इसको हमने कैसे ब्लॉक किया था? इफ यू रिमेंबर, हमने 3 तरह की दवाइयां पढ़ी थी जो इस न्यूरॉन को ब्लॉक कर सकती हैं. एक ये जो रेट लिमिटिंग स्टेप को ब्लॉक करती है, दूसरा जो डोपामिन की एंट्री को रोकती है, और तीसरा जो नॉर एड्रेनालिन को रिलीज होने से रोकती है, एक्सोसाइटोसिस को रोकती है. ठीक. तो ये 3 दवाइयां कौन कौन सी हैं? क्विकली बता दो. ए कौन सी है? मी टायरोसिन. रिमेंबर, वो कह रही है दवाई के मैं हूं टायरोसिन, तो एंजाइम कंफ्यूज हो जाएगा. दूसरी दवाई कौन सी है जो डोपामिन की एंट्री को रोकती है? यस, इट इज रेजरपिन. रेजरपिन याद है? रेजरपिन जो VMAT2 इनहिबिटर थी. ठीक है. और तीसरा दवाई है गुआनेथिडिन, ये रिलीज को रोकती. तो ये होगी हमारी सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स. तो इन दवाइयों को फिर से नाम लिख देते हैं. इसमें से जो पहले वाली दवाई थी जो रेट लिमिटिंग स्टेप को रोक रही थी वो है मी टायरोसिन. सेकंड जो वेसाइकल में एंट्री रोकती है, VMAT2 इनहिबिटर है, वो है रेजरपिन. और थर्ड जो रिलीज को रोकती है वो है गुआनेथिडिन. तो ये 3 तरह की दवाइयां हैं जो कि हम सिंपैथेटिक न्यूरॉन को रोक सकती हैं. फिर हम ब्रेक लगा सकते हैं. अल्फा 2 को स्टिमुलेट कर दिया तो ब्रेक लग जाए. और अल्फा 2 को स्टिमुलेट करने वाली कौन कौन सी दवाइयां हैं? वो हैं क्लोनिडेन और मिथाइल डोपा. क्लोनिडेन एंड मिथाइल डोपा, दे आर अल्फा 2 एगोनिस्ट. अल्फा 2 को स्टिमुलेट करके ब्रेक लग गया, नॉर एड्रेनालिन नहीं आया तो एक्शन नहीं होगा.
ठीक। अब स्पेशल बात क्या है कि ये जो दो दवाइयां हैं दोनों की दोनों प्रेगनेंसी में सेफ है, दोनों प्रेगनेंसी में दे सकते। कॉमनली हम मिथाइल डोपा देते हैं बट क्लोनिडेन भी सेफ है। दूसरा, दोनों दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, एक है ड्राई माउथ और दूसरा है सिडेशन। ये साइड इफेक्ट कॉमन है दोनों दवाइयों में, क्लोनिडेन भी करती है और मिथाइल डोपा भी करती है, दोनों ड्राई माउथ करते हैं, दोनों सिडेशन कर सकते हैं। ठीक। अब स्पेशल पॉइंट इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में, क्लोनिडेन के बारे में हमने क्या खास बात पढ़ी थी, अगर क्लोनिडेन को सडनली बंद कर दो तो क्या होगा, बीपी शूट अप कर जाएगा। तो क्लोनिडेन सडन विथड्रॉल कैन रिजल्ट इन रिबाउंड हाइपरटेंशन। एंड डू यू रिमेंबर व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्लोनिडेन विथड्रॉल और रिबाउंड हाइपरटेंशन? यस, इट इज फेंटोलामिन और टोलाजोलिन, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, फेंटोलामिन या टोलाजोलिन ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक। दूसरा, मिथाइल डोपा जो है इसके बारे में खास बातें, पहली खास बात ये प्रो ड्रग है, खुद एक्टिव नहीं है, पहले मेटाबोलाइट बनाएगा। और दूसरा, इट कैन कॉज हीमोलिटिक अनीमिया एज ए साइड इफेक्ट। मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट है हीमोलिटिक अनीमिया, कून्स पॉजिटिव हीमोलिटिक अनीमिया, दो नॉट वेरी कॉमन बट कर सकता है हीमोलिटिक अनीमिया। ओके, तो ये हो गया हमारा अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो अब आते हैं लास्टली रिसेप्टर ब्लॉकर्स में, वो हमारे पास हैं अल्फा ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर जैसे प्राजोसिन, टिराजोसिन वगैरह हमने ऑलरेडी एएनएस में पढ़ लिया, दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन विद बीपीएच। ओके, और बीटा ब्लॉकर्स बहुत सारी दवाइयां पड़ी थी। बीटा ब्लॉकर में इंपॉर्टेंट कई बार बच्चे पूछ लेते हैं कि बीटा ब्लॉकर हाइपरटेंशन में कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं आप बताओ मुझे। सिंपल सा मैकेनिज्म है, बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे, बीटा 1 हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो बीपी ज़्यादा प्रेशर से होगा ना, ब्लड ज़्यादा प्रेशर से पंप होगा, तो बीटा 1 जो है वो सिस्टोलिक बीपी बढ़ाता है बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रैक्टिलिटी, सो बीटा ब्लॉकर विल डिक्रीज दैट, तो सिस्टोलिक बीपी को डिक्रीज कर देंगे बाय डायरेक्टली डिप्रेसिंग द हार्ट। दूसरा, बीटा 1 हार्ट के अलावा कहाँ होता है, यस जेजी सेल्स में होता है, किडनी में होता है। तो अगर हमने बीटा को ब्लॉक कर दिया तो रेनिन सिक्रीशन कम हो जाएगी, और अगर रेनिन सिक्रीशन कम हो गई तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम नहीं करेगा, बीपी कम हो जाए। ठीक है। और तीसरा, ये सारे बीटा ब्लॉकर्स में नहीं होता बट कुछ कुछ में होता है, दे हैव एडिशनल वेसोडाइलेटरी प्रॉपर्टी लाइक अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर जैसे लेबिटालोल है, कार्वेडिलॉल है, दीज ड्रग्स दे कॉज एडिशनल वेसोडाइलेशन बाय ब्लॉकिंग दी अल्फा रिसेप्टर्स। तो ये बीटा ब्लॉकर के मैकेनिज्म है हाइपरटेंशन। ओके, तो ये 4 तरह की दवाइयां सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। ओके, अब हम आते हैं लास्ट टाइप ऑफ ड्रग्स पे, लास्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम ब्लॉकर। पहला क्वेश्चन, रेनिन कहाँ से आता है, यस जेजी सेल से आता है, किडनी। तो ये हमारा एक किडनी है, इसके अंदर जेजी सेल्स है। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी में कौन सा रिसेप्टर होता है, यस बीटा 1 होता है। तो बीटा 1 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होता है किडनी में तो इट सिक्रीट रेनिन, रेनिन सिक्रीट करता है। और रेनिन का काम क्या है, टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। रिमेंबर एंजियोटेंसिन 1 नहीं बोलते, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बोलते हैं, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड होता है, 1 और 2 नहीं होता। एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो क्विकली कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन सेकंड में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो जाके अपने रिसेप्टर पे बाइंड करता है। 2 रिसेप्टर्स होते हैं 81 और 82, काम दोनों के उल्टे होते हैं बट ज़्यादातर जगह पे 81 ही होता है, तो इसलिए 81 लिखा। तो 81 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है। 81 रिसेप्टर हमारे 3 जगह पे है, एक ब्लड वेसल में जहां पे ये करता है वेसो कंस्ट्रिक्शन, दूसरा 81 रिसेप्टर्स हैं एड्रीनल मेडुला में जहां पे कैटेकोलामिन सिक्रीट करवाते हैं, और तीसरा 81 रिसेप्टर हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट हो जाता है। ठीक? और इस एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, एल्डोस्टेरॉन कॉजेस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, बट एट द सेम टाइम इट कॉज रिमूवल ऑफ पोटाशियम एंड हाइड्रोजन। तो एल्डोस्टेरॉन सोडियम और वाटर को रिटेन करता है, पोटाशियम और हाइड्रोजन को रिमूव करता है। तो इस पाथवे को हम कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, क्योंकि रेनिन आएगा फिर एंजियोटेंसिन आएगा फिर एल्डोस्टेरॉन आएगा।
ठीक है। अब इस सिस्टम को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रही, बीपी बढ़ जाए, यहाँ सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी, बीपी बढ़ जाएगा, यहाँ पे सोडियम और वाटर रिटेन हुए, बीपी बढ़ जाएगा। तो सब तरीकों से ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। तो इस पाथवे को रोक दें तो बीपी कम हो जाए। तो इस पाथवे को रोकने के क्या तरीके हैं? राइट इन द बिगिनिंग वी हैव बीटा ब्लॉकर्स दे सकते, देन वी हैव रेनिन इनहिबिटर्स, then we have AC inhibitors, then we have AT1 receptor blockers, and lastly we have aldosterone antagonist। तो 5 तरह की दवाइयां रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे को ब्लॉक कर सकती हैं, रोक सकती हैं। कौन कौन सी दवाइयां हैं एक बार लिख लेते हैं। पहली दवाई थी हमारी बीटा ब्लॉकर्स, दूसरी दवाई है हमारी रेनिन इनहिबिटर्स, थर्ड ड्रग इज AC inhibitors, fourth drug is angiotensin receptor blockers, and fifth drug is aldosterone antagonists। तो 5 तरह की दवाइयां हैं जो रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे को ब्लॉक करके बीपी कम करती हैं। एक एक करके क्विकली पढ़ते हैं। बीटा ब्लॉकर हम जस्ट अभी पढ़ के हटे, ये सिंपैथेटिक सिस्टम को रोकता है, जिससे सिस्टोलिक बीपी कम होता है, जिससे रेनिन कम होता है, और जिससे एडिशनल प्रॉपर्टी वाले जैसे लेबिटालोल है, थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर होते हैं, वेसोडाइलेशन करते हैं। ओके, अब आते हैं रेनिन इनहिबिटर्स पे। जो दवाइयां रेनिन को इनहिबिट करती हैं उनके एग्जांपल्स हैं एलिस्किरेन, रेमिकिरेन एंड इनैलकिरेन। तो रेनिन इनहिबिटर्स हमारी 3 दवाइयां हमने पढ़ी, एलिस्किरेन, रेमिकिरेन और इनैलकिरेन। इनका अगर नाम देखोगे ध्यान से आपको पता लग जाएगा, इनका नाम खत्म होता है आई रेन में, मतलब दे इनहिबिट रेनिन। ठीक, बट ध्यान क्या रखना है, ये रेनिन की सिक्रीशन को नहीं रोकती, रेनिन तो सिक्रीट हो गया, उसके काम को रोकती है, एंजाइम इनहिबिटर्स है। ठीक, तो ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पूछते हैं विच ड्रग इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ रेनिन, अगर ये पूछें कौन सी दवाई रेनिन की सिक्रीशन को रोकती है, तो उसका आंसर आएगा बीटा ब्लॉकर, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ने रेनिन को आने ही नहीं दिया, क्योंकि बीटा 1 से आना था रेनिन, अब रेनिन आया है। बट अगर रेनिन आ गया तो उसके काम को कौन रोकती है, वो है एलिस्किरेन लाइक ड्रग्स। तो रीड केयरफुली, रेनिन इनहिबिटर हैं, रेनिन सिक्रीशन इनहिबिटर्स नहीं। तो खास बात यह है कि इनको हम ओरल दे सकते हैं, ज़्यादातर एंटीहाइपरटेंसिव ओरल ही देना चाहते हैं, तो ये भी ओरल दे सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रेनिन इनहिबिटर्स। अब आते हैं हम तीसरी दवाई एसी इनहिबिटर्स। पहले हम पढ़ते हैं थोड़ी सी बात। एसीई जो होता है उसके 2 काम होते हैं। एक तो इसके नाम में लिखा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग, मतलब इट विल कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकेंड, ये तो मेन काम हो गया। अब एसीई का दूसरा काम क्या होता है, इट कॉज मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेडिकाइनिन, ये ब्रेडिकाइनिन को तोड़ने के काम आता है, इसलिए एसीई का दूसरा नाम होता है काइनिनेज। काइनिनेज भी कहते हैं एसीई इनहिबिटर को, एसीई एंजाइम को। तो एसीई के 2 काम है, टू कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू सेकेंड, पहला काम, मेन काम, दूसरा काम टू ब्रेक ब्रेडिकाइन। तो अगर हम एसी इनहिबिटर्स देते हैं तो दोनों काम रुक जाएंगे, ये वाला काम भी और ये वाला काम। ये वाला काम हम रोकना चाहते हैं क्योंकि हमें एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं चाहिए। अगर एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं आएगा तो AT1 स्टिमुलेट नहीं होगा, उससे वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कैटेकोलामिन्स नहीं आएंगे, एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा, तो बीपी कम हो जाए। बट अगर दूसरा काम रुक गया तो क्या होगा, अगर दूसरा काम रुक गया तो ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाए, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन टूटना बंद हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ गया। और अगर ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो 2 साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है एंजियोइडीमा। तो ये 2 स्पेशल साइड इफेक्ट याद करने हैं आपको एसी इनहिबिटर्स के, कफ एंड एंजियोइडीमा। क्यों होते हैं, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन का लेवल बढ़ गया। ओके, अब अगर हम एआरबीज की बात करें, एसी इनहिबिटर ने क्या किया, एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने नहीं दिया। जब एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बना तो AT1 स्टिमुलेट नहीं। ऑन द अदर हैंड जो ARBs हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, उन्होंने एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने से नहीं रोका, एंजियोटेंसिन सेकंड तो बनता रहा बट वो काम नहीं कर पाया क्योंकि रिसेप्टर ब्लॉक। और अगर रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया फाइनल इफेक्ट तो सेम ही आएगा, दैट मीन्स वेसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कैटेकोलामिन्स नहीं होंगे, एल्डोस्टेरोन नहीं होगा। तो फाइनल इफेक्ट एसी इनहिबिटर्स का और ARBs का एग्जैक्टली सेम होता है। इसलिए एसी इनहिबिटर्स और ARBs दे आर एग्जैक्ट सेम क्लिनिकली, मतलब दोनों के सेम यूज हैं,
सेम साइड इफेक्ट्स हैं, सेम कॉन्ट्राइंडिकेशन, सब कुछ सेम है एसी इनहिबिटर्स और एआरबीज में। सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या? एसी इनहिबिटर्स कफ और एंजियोडीमा करते हैं, जबकि एआरबीज ये साइड इफेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो अब हमारे पास सिर्फ रह गया नाम, तो इन दोनों के हम नाम लिख लेते हैं। एसी इनहिबिटर से स्टार्ट करते हैं। एसी इनहिबिटर्स का नाम खत्म होता है प्रिल में। प्रिल में ड्रग्स एंडिंग विद प्रिल आर एसी इनहिबिटर लाइक कैप्टोप्रिल, लिजिनोप्रिल, इनैलाप्रिल, रेमीप्रिल, मॉक्सीप्रिल, स्पायराप्रिल, ट्रेंडोलाप्रिल, और भी हैं कई सारे। जिसका भी नाम प्रिल में खत्म होगा वो एसी इनहिबिटर है। तो अब एसी इनहिबिटर्स में सबसे पहली जो दवाई बनी थी वो थी कैप्टोप्रिल। तो एसी इनहिबिटर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं आप सारी याद कर सकते हो जस्ट बाय द नेम कैप्टोप्रिल। अब क्या करेंगे, कैप्टोप्रिल को लिख लेंगे यहाँ पे, कैप्टोप्रिल। ये एसी इनहिबिटर्स की प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? सी का मतलब है कफ और ए का मतलब है एंजियोइडीमा। तो एसी इनहिबिटर्स दे कॉज कफ एंड एंजियोइडीमा एज अ साइड इफेक्ट। ये साइड इफेक्ट एआरबीज नहीं करते, ठीक। देन पी मीन्स प्रोड्रग्स, मतलब एसी इनहिबिटर्स खुद एक्टिव नहीं है, मतलब वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट नहीं कर सकते। पहले उनको मेटाबोलाइज होना पड़ेगा और एक्टिव प्रोडक्ट जो होगा वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट करेगा। एंड व्हाट इज द एक्टिव मेटाबोलाइट? एक्टिव मेटाबोलाइट याद करने का सिंपल तरीका है, नाम के एंड में एट लगा दो। नाम के एंड में एट लगा दो तो प्रिल्स आर इनएक्टिव, प्राइलेट इज एक्टिव। इनैलाप्रिल इज इनएक्टिव, इनैलाप्राइलेट इज एक्टिव। बट खास बात क्या है कि जो पहले दो एसी इनहिबिटर्स लिखे हैं हमने, कैप्टोप्रिल और लिजिनोप्रिल, दे आर नॉट प्रोड्रग्स। कैप्टोप्रिल और लिजिनोप्रिल खुद काम करते हैं, ये प्रोड्रग नहीं है। तो कैप्टोप्रिल लिजिनोप्रिल को एक्टिवेट होने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको एक्टिवेट होना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर दैट, आपने एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट पढ़ा हो, एसीएल। तो एक्टिव एसी इनहिबिटर्स, कौन से एसी इनहिबिटर्स एक्टिव हैं? दे आर कैप्टोप्रिल एंड लिजिनोप्रिल। कैप्टोप्रिल लिजिनोप्रिल प्रोड्रग नहीं है, ठीक। देन टी का मतलब है टेस्ट अल्टरेशन। एसी इनहिबिटर्स देने से टेस्ट खराब हो जाता है, टेक्निकली क्या बोलते हैं इसको? डिसग्यूजिया। तो एसी इनहिबिटर्स कैन कॉज डिसग्यूजिया। देन ओ का मतलब है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मतलब पोस्चरल हाइपोटेंशन। नॉर्मली एसी इनहिबिटर्स पोस्चरल हाइपोटेंशन नहीं करते, बट ये पोस्चरल हाइपोटेंशन करने लग जाएंगे अगर बॉडी में वॉल्यूम डिप्लीशन है या सोडियम डिप्लीशन, ठीक है। और कौन सी दवाइयां बॉडी से सोडियम वॉल्यूम को डिप्लीट कर सकती हैं? यस, डायूरेटिक्स। तो अगर हम इनको डायूरेटिक के साथ देते हैं तब पोस्चरल हाइपोटेंशन होने का चांस बहुत हाई है, नॉर्मली नहीं होता, ठीक। देन ये तीन जो हैं वो हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस। एसी इनहिबिटर्स की कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं तीन। पी से प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आर का मतलब है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, पर्टिकुलरली व्हेन इट इज बाइलेटरल, तो बाइलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। आई का मतलब है इंक्रीज्ड पोटाशियम, इंक्रीज्ड पोटाशियम मतलब हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पाथवे में हो क्या रहा है? पोटाशियम निकल रहा है। तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो पोटाशियम को निकालने के काम आता है। तो अगर रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम काम नहीं करेगा तो पोटाशियम ऑब्वियसली नहीं निकल पाएगा, तो बढ़ जाएगा। तो सारी दवाइयां इस ग्रुप में जो भी पढ़ी हैं, इंक्लूडिंग बीटा ब्लॉकर, रेनिन इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ये पांचों के पांचों दवाइयां हाइपरकैलेमिया साइड इफेक्ट करती हैं। ओके, हाइपरकैलेमिया साइड इफेक्ट है तो हम इसमें अवॉइड करेंगे। एंड लास्टली एल का मतलब है दीज ड्रग्स लोअर द रिस्क ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांस को कम करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में डायबिटिक्स के लिए बहुत अच्छी दवाइयां हैं एसी इनहिबिटर्स, ठीक। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी एसी इनहिबिटर्स। अब आते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स के बारे में, एआरबीज। एंजियोटेंसिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, 81 और 82,
ठीक। तो ARBs जो भी हैं वो 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं, 82 को ब्लॉक नहीं करते, सिलेक्टिव 81 ब्लॉकर्स हैं, और इनके नाम खत्म होते हैं सार्टन में, सार्टन। जैसे एग्जांपल्स हैं लोसार्टन, लोसार्टन, वालसार्टन, टेलमीसार्टन, इर्बीसार्टन, इप्रोसार्टन, कैंडीसार्टन, दीज आर ऑल आर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक। तो सबसे पहले ARB जो सार्टन है वो नाम से याद कर सकते हो। सार्टन क्या बोल रहा है? S मीन्स सिलेक्टिव, सिलेक्टिव, A मीन्स 81, RT मतलब रिसेप्टर, AN मतलब एंटागोनिस्ट। तो दीज आर सिलेक्टिव 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। क्लियर? अब ARBs में हमने ऑलरेडी बताया कि वो कफ और एंजियोडेमा नहीं करते। ARBs डू नॉट कॉज कफ एंड एंजियोडेमा क्योंकि वो ब्रेडिकाइनिन नहीं बढ़ा रहे, ये सिर्फ ACE इनहिबिटर्स करेंगे। दूसरा, ARBs आर नॉट प्रोड्रग्स। इन 3 पॉइंट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट जो हैं वो ARB में लागू होते हैं। मतलब यूज साइड इफेक्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन सेम है ACE इनहिबिटर जैसी। मतलब ARB भी डिस्यूजिया करते हैं, ARB भी पोस्चरल हाइपोटेंशन करते हैं जब डायूरेटिक के साथ देते हैं। ARB की भी तीनों कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, प्रेगनेंसी, बायलेटरल रीनल स्टेनोसिस, हाइपरकैलेमिया, और ARB भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के रिस्क को कम करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज सेम। ओके, तो ARB में सेम प्रॉपर्टी है। अब स्पेशल पॉइंट याद करने एक एक ARB के, एक आध के, पर्टिकुलरली लोसार्टन, इसके नाम में लिखा है लो। क्या लो? इट कॉज लोअरिंग ऑफ यूरिक एसिड। अगर आपको याद हो तो जो हमने डायूरेटिक पढ़े थे लूप और थायाजाइड्स, दोनों के दोनों हाइपर यूरिसीमिया कर रहे थे, जबकि लोसार्टन यूरिक एसिड को कम करता है। ओके, देन टेलमीसार्टन। टेलमीसार्टन एक स्पेशल ARB है जिसकी एडिशनल प्रॉपर्टी होती है टू स्टिमुलेट PPAR गामा। एक रिसेप्टर होता है PPAR गामा, जब ये स्टिमुलेट होता है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करता है। ठीक, तो अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे, इंसुलिन की रेजिस्टेंस रिवर्स हो जाएगी तो डायबिटीज ठीक हो जाएगी, ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगा। तो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं PPAR गामा एगोनिस्ट। हम पढ़ेंगे डायबिटीज में, जैसे पायोग्लिटाजोन, रोजिग्लिटाजोन वगैरह हैं, वो PPAR गामा को स्टिमुलेट करते हैं। अब यही प्रॉपर्टी टेलमीसार्टन में भी है। तो टेलमीसार्टन इनहिबिट स्टिमुलेट PPAR गामा, तो इट कैन कंट्रोल ब्लड शुगर। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है विद हाइपरटेंशन है तो हम उसमें ARBs में से टेलमीसार्टन को प्रेफर करेंगे। सो टेल मी द नेम ऑफ अ ड्रग विच इज PPAR गामा एगोनिस्ट एंड ऑल्सो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं टेलमीसार्टन। टेलमी मतलब टेलमीसार्टन। दिस इज द ड्रग विच कॉज स्टिमुलेशन ऑफ PPAR गामा। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 4 ड्रग, दैट इज एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो हमने 4 दवाइयां इस ग्रुप में पढ़ ली। कौन कौन सी 4 दवाइयां? बीटा ब्लॉकर्स, रेनिन इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स, ARBs। अब लास्ट दवाई है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। वैसे दवाई कौन सी थी? स्पाइरोनोलैक्टोन, स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन में खास बात क्या है कि स्पाइरोनोलैक्टोन जो है, एक तो सोडियम और वाटर को निकालेगी और पोटाशियम को रिटेन करेगी। तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है? पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। पहली बात तो पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। अब खास बात क्या है कि स्पाइरोनोलैक्टोन जो है ये यूज करते हैं मेनली हम रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। हम एक चीज़ समझेंगे, क्या होता है, पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आया तो सबसे पहले हम उसका BP कंट्रोल करने के लिए एक दवाई देते हैं। कौन सी दवाइयाँ फर्स्ट लाइन है, हम ये दोबारा भी पढ़ेंगे फिर से। फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो हैं दे आर बेसिकली ABCD। ये पुरानी बात बता रहा हूँ। A का मतलब है ACE इनहिबिटर्स एंड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, B का मतलब है बीटा ब्लॉकर्स, C का मतलब है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड D का मतलब है डायूरेटिक्स, मतलब थायाजाइड्स, थायाजाइड्स। ठीक, बट 5-6 साल पहले बीटा ब्लॉकर को फर्स्ट लाइन कैटेगरी से हटा दिया गया। तो बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट दी फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर हाइपरटेंशन नाउ, ACD आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, तो पेशेंट हाइपरटेंशन के साथ आया, उसका BP 160/100 था, तो हमने पहले एक दवाई दी, सपोज ACE इनहिबिटर दे दिया या थायाजाइड दे दिया, कोई भी एक दवाई दी। ठीक,
उससे बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, हम उसकी डोज बढ़ाते जाएंगे, मैक्सिमम रेंज तक पहुंच जाएंगे, बीपी कम नहीं हुआ, फिर हमने एक दवाई ऐड कर दी, यही लॉजिक है, एक दवाई से नहीं कंट्रोल हुआ तो दूसरी ऐड कर दो, तो दूसरी हमने ऐड की, एसी इनहिबिटर सपोज पहले से चल रहा था तो हमने साथ में थायाजाइड ऐड कर दिया, थायाजाइड पहले से चल रहा था तो एसी इनहिबिटर ऐड कर दिया। अब दो दवाइयों की जब मैक्सिमम डोज पहुंच गई, अब भी बीपी कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम एक और ऐड करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी ऐड करते हैं, तो तीसरी दवाई भी ऐड कर दी, उसकी भी मैक्सिमम डोज पहुंच गई, तब भी बीपी कम नहीं हुआ, तब हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। तो रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन द ब्लड प्रेशर इज नॉट एबल टू बी डिक्रीज्ड even on the use of 3 drugs at maximum doses, and among the 3 the most important must be diuretics, एक डायूरेटिक देना जरूरी है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन हो गया, देन द ड्रग ऑफ चॉइस इज स्पाइरोनोलेक्टोन, ड्रग ऑफ चॉइस इज एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कॉल्ड एज स्पाइरोनोलेक्टोन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों बंद कर दो और स्पाइरोनोलेक्टोन स्टार्ट कर दो, स्पाइरोनोलेक्टोन को ऐड करते हैं उन तीन के साथ, then it can control the resistant hypertension. Okay? तो स्पाइरोनोलेक्टोन में ये खास बात थी, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस है। दूसरी बात, स्पाइरोनोलेक्टोन कैन कॉज गाइनेकोमेस्टिया, स्पाइरोनोलेक्टोन गाइनेकोमेस्टिया कर सकता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट, ठीक है। और स्पाइरोनोलेक्टोन का एक छोटा भाई है जो गाइनेकोमेस्टिया नहीं करता, कौन सा है, एप्लीरोनोन, एप्लीरोनोन इज ऑल्सो ए पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, इट डू नॉट कॉज गाइनेकोमेस्टिया। ओके, तो ये हो गया हमारे 5 दवाइयां जो कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को ब्लॉक करती हैं। दैट मीन्स हमने 4 ग्रुप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के फिनिश कर दिए। पहला था डायूरेटिक, दूसरा था वेसोडाइलेटर, तीसरा सिंपैथेटिक ब्लॉकर, एंड लास्टली वी हैव रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ब्लॉकर। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, और वी कैन से विच आर दी फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन हाइपरटेंशन। फर्स्ट लाइन ड्रग्स इन हाइपरटेंशन, तो हमने अब ये भी थोड़ी देर पहले ही बताया, फर्स्ट लाइन ड्रग्स ए बी सी डी हुआ करते थे, फिर हमने बी को हटा दिया, अब फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ए सी डी। ए मतलब एसी इनहिबिटर्स या एआरबीज, बी का सी का मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डी का मतलब डायूरेटिक्स मतलब थायाजाइड्स। अमंग दीज थायाजाइड्स आर प्रेफर्ड मोस्टली। ओके, तो ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लेते हैं स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। ड्रग ऑफ चॉइस, द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन। अगर सिंपल क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन, द आंसर शुड बी थायाजाइड्स। ऑल्दो ए सी डी में से कोई भी आंसर आप कर सकते हो, उनमें अगर एक से ज्यादा ऑप्शन आता है तो थायाजाइड चूज करना है। ओके, नाउ सपोज क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। अगर सीवियर हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है, देन द ड्रग ऑफ चॉइस नाउ इज निकार्डिपिन। अब ड्रग ऑफ चॉइस है निकार्डिपिन, इट इज प्रेफर्ड ओवर सोडियम नाइट्रोपरसाइड। ठीक, तो निकार्डिपिन आंसर करना है अगर ऑप्शन में है, अगर नहीं है ऑप्शन में तो नाइट्रोपरसाइड ऐड कर देना। ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, द ड्रग ऑफ चॉइस नाउ इज लेबिटालोल। ओरल लेबिटालोल इज ड्रग ऑफ चॉइस। अगर लेबिटालोल ऑप्शन में नहीं है तो अल्टरनेटिव इज मिथाइल डोपा। अगर ऑप्शन में है तो लेबिटालोल, नहीं है तो मिथाइल डोपा। और लास्टली क्वेश्चन आता है व्हाट इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे पहले अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो जाएगी प्रेगनेंसी में, पर्टिकुलरली टर्म के टाइम हो गया तो क्या हो जाएगा, सीजर्स हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्लेम्पसिया। तो अगर एक्लेम्पसिया हो गया तो सीजर तो कंट्रोल करनी पड़ेगी, बट साथ में बीपी भी कंट्रोल करना पड़ेगा। बीपी कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज लेबिटालोल हेयर ऑल्सो। तो लेबिटालोल ओनली डिफरेंस इज, अब हम आईवी, रूटीन के लिए ओरल है बट इमरजेंसी के लिए आईवी है। तो लेबिटालोल इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी। और अगर सीजर्स हुए तो मैग्नीशियम सल्फेट ऐड कर दो। मैग्नीशियम सल्फेट इज फॉर सीजर्स ओनली, अगर सीजर नहीं है तो मैग्नीशियम सल्फेट की जरूरत नहीं। ओके, तो ये होगी मेन ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इन डिफरेंट सिचुएशंस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, विच आर दी ड्रग्स सेफ इन प्रेगनेंसी। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन सी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, कौन सी नहीं दे सकते, इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज बेटर मदर केयर ड्यूरिंग
hypertensive pregnancy, better mother care during hypertensive pregnancy। तो सेंटेंस से क्या पता लग रहा है, ये दवाइयाँ हाइपरटेंशन में, प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन में बेटर है, मतलब सेफ है। तो कैसे याद करोगे, BET मीन्स बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स particularly labetalol is preferred, labetalol is preferred। तो बीटा ब्लॉकर इज यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, बट मेनली वी प्रेफर दैट बीटा ब्लॉकर विच कॉज वेसोडाइलेशन, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर labetalol। ओके, देन M इज मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा दे सकते हैं। C मतलब क्लोनिडिन, क्लोनिडिन भी सेफ है। D मतलब डिपेंस, जिन दवाइयों का नाम डिपेन में खत्म होता है, मेलोडिपिन वगैरह। HY मतलब हाइड्रालाज, हाइड्रालाज। एंड PR मतलब प्राजोसिन, प्राजोसिन मतलब अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर्स आर ऑल्सो सेफ इन प्रेगनेंसी। So these are the important drugs which are safe in pregnancy। इतनी सारी नहीं याद करनी, आपको याद दो ही करनी है, एक लेबिटालोल और एक मिथाइल डोपा, क्वेश्चन इन्हीं पे आता है। ओके, नाउ वी विल मूव टू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज विच ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सेफ तो हमने पढ़ ली, कॉन्ट्राइंडिकेटेड में जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत बार क्वेश्चन आया है, AC इनहिबिटर्स और ARBs, दे आर एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। AC इनहिबिटर मतलब जिस भी दवाई का नाम प्रिल में खत्म होता है, ARB मतलब जिसका भी नाम सार्टन में खत्म होता है, ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, बिल्कुल नहीं देना, किसी भी ट्राइमेस्टर में नहीं देना। ओके, अब हम एक अनदर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऑन प्लाज्मा रेनिन लेवल्स एंड प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमने कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, हमने कोई वेसोडाइलेटर दिया, डायूरेटिक दिया, सिंपैथेटिक ब्लॉकर दिया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम ब्लॉक कर दिया, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी, तो बीपी कम करे। और अगर बीपी कम होगा बॉडी में, तो बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, व्हाट इज द कंपेंसेटरी रिस्पॉन्स। रिमेंबर, दो ही आते हैं हमारे, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। बीपी कम है तो बॉडी बीपी बढ़ाना चाहेगी, तो कौन सा सिस्टम एक्टिवेट होगा, यस, सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट। जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो उसने बीटा 1 को स्टिमुलेट कर, बीटा 1 हार्ट वाला भी कर दिया, किडनी वाला भी कर दिया। और अगर किडनी में बीटा 1 स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, रेनिन आने शुरू हो जाए, रेनिन सिक्रीशन हो जाए। और जब रेनिन आने लग गया तो रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना था, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड बनेगा, उससे एल्डोस्टेरोन आएगा, बीपी बढ़ जाए। तो क्या होता है, कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एनी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इनडायरेक्टली इट शुड इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ रेनिन। प्लाज्मा में कितना रेनिन है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा रेनिन लेवल। All antihypertensive drugs should increase plasma renin levels, लॉजिकल। और अगर प्लाज्मा रेनिन का लेवल बढ़ गया तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट ज्यादा बनेगा, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट का जो लेवल है दैट कैन बी कॉल्ड एज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब कितना काम कर रहा है, ठीक है। तो लेवल मतलब रेनिन का लेवल कितना है, और यूजुअली जब लेवल ज्यादा होगा तो काम भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स जो हैं वो प्लाज्मा रेनिन का लेवल भी बढ़ाती हैं और एक्टिविटी भी बढ़ाती हैं, लॉजिकल। बट क्वेश्चन इज एक्सेप्ट, कौन सी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग ये नहीं बढ़ाएंगे, जो भी सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर। अगर कोई एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग का मैकेनिज्म ही सिंपैथेटिक सिस्टम को ब्लॉक करना है तो बीटा 1 स्टिमुलेट ही नहीं होगा। अगर बीटा 1 स्टिमुलेट नहीं हुआ तो रेनिन कम हो गया, अगर रेनिन कम हो गया तो एक्शन कम हो गया। तो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, द गैंग्लियन ब्लॉकर्स, गैंग्लियन ब्लॉकर्स। दूसरा कौन सा था, न्यूरॉन ब्लॉकर्स, सिंपैथेटिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। तीसरा था ब्रेक्स, अल्फा 2 एगोनिस्ट। एंड चौथा ऑब्वियसली बीटा 1 ब्लॉकर्स, ठीक। तो ये चार दवाइयां दे विल डिक्रीज प्लाज्मा रेनिन लेवल एज वेल एज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लाज्मा रेनिन लेवल और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी सारी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स बढ़ाएंगी एक्सेप्ट दीज 4। मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम को रोक रही हैं वो इसको कम करेंगी, क्योंकि बीटा 1 काम नहीं करेगा तो कम हो जाए।
बट एक और इंपॉर्टेंट दवाई है विच इज कॉल्ड रेनिन इनहिबिटर। जब हमने रेनिन को इनहिबिट किया, ड्रग्स लाइक एलिस्किरेन दिया, आपने रेनिन को इनहिबिट किया, तो क्या हुआ? जब रेनिन इनहिबिट हुआ तो रेनिन इनहिबिट होने से क्या हुआ? बीपी कम हो गया। जब बीपी कम हो गया तो इनडायरेक्टली सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, बीटा 1 स्टिमुलेट हुआ, रेनिन ज्यादा बनने लग गया। तो जब रेनिन ज्यादा बनने लग गया तो प्लाज्मा रेनिन लेवल क्या हुआ? बढ़ गया। बट प्लाज्मा रेनिन लेवल बढ़ने के बाद भी रेनिन काम तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने रेनिन को इनहिबिट कर रखा है, और रेनिन अगर इनहिबिट होगा तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट तो बनेगा नहीं। तो क्या हुआ? प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो लेवल तो बढ़ गया बट एक्टिविटी कम हो गई। क्लियर? तो ये है इफेक्ट डिफरेंट एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स का प्लाज्मा रेनिन लेवल और प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी पे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑल एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग्स दे शुड इंक्रीज बोथ, बट द सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकर्स, जो 4 दवाइयां हमने पढ़ी थी, दे विल डिक्रीज बोथ, एंड रेनिन इनहिबिटर्स दे विल इंक्रीज प्लाज्मा रेनिन लेवल बट डिक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है प्लाज्मा रेनिन लेवल और एक्टिविटी के बारे में। ओके, सो इसके साथ हमारा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन वाला टॉपिक हो गया खत्म। अब हम आते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। अब खास बात यह है कि जो दवाइयाँ सिस्टेमिक वेसल में वेसोडाइलेशन कर सकती हैं, जैसे एसी इनहिबिटर हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर हो गया, या इवन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, तो ज़्यादातर दवाइयाँ दे आर नॉट एबल टू डायलेट दी ब्लड वेसल इन पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में काम नहीं आती। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में क्या करते हैं? सबसे पहले वी विल डू इंट्राविनस वेसोडाइलेटर टेस्टिंग। इसका क्या मतलब है कि हम पेशेंट को आईवी कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देंगे, इंट्राविनस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देके उसका पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर मॉनिटर करेंगे। क्या वो पल्मोनरी आर्टरी के प्रेशर को कम कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं? तो अगर वो कर पा रही हैं तो इसे आईवी वेसोडाइलेटर टेस्टिंग इज पॉजिटिव। तो अगर वो पॉजिटिव है तो हम कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर देते, तो पर्सन विल बी शिफ्टेड टू ओरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिंदगी भर लो। ठीक, बट प्रॉब्लम यह है कि ये पॉजिटिव आता है 5% से कम लोगों में, दैट मीन्स बहुत कम लोग। अगर वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कम नहीं कर पाए तो हम कहेंगे दिस टेस्ट इज नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो ड्रग ऑफ चॉइस इज एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट। एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर वो इंट्रावेनस वेसोडाइलेटर टेस्टिंग की बात ही नहीं करते तो इसी को ड्रग ऑफ चॉइस बोलना है, क्योंकि 95% लोगों में तो यही देना है। ठीक, तो एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट हैं कौन से? एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट, एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट ड्रग्स लाइक बोसेंटन, एम्ब्रीसेंटन एंड मेसीसेंटन। तो इनका नाम अगर ध्यान से देखोगे, इनका नाम होता है खत्म EN मतलब एंडो, T मतलब थिलिन, AN मतलब एंटागोनिस्ट। तो एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट नेम विल एंड विद एंट एन, जिनका भी नाम एंट एन में खत्म होता है दे आर एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट एंड दीज आर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, दूसरी बात, अपार्ट फ्रॉम दिस और कौन सी दवाइयां दे सकते हैं? दूसरी दवाई जो दे सकते हैं वो है फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर्स। फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर जैसे सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल। रिमेंबर टाडालाफिल इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग फॉस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर। तो ये दवाइयां मेनली कहाँ यूज कर रहे थे? यस, इंपोर्टेंस में यूज करते हैं। वियाग्रा के नाम से आती है सिल्डेनाफिल, तो ये यूज करते हैं इंपोर्टेंस में या फिर हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक, बट ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, अब तीसरा ग्रुप जो हम यूज कर सकते हैं वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यूज कर सकते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 यूज कर सकते हैं। E का एग्जाम्पल है इपोप्रोस्टिनो और I का मतलब है आइलोप्रोस्ट। तो नाम से याद कर सकते हो,
ई इज इपोप्रोस्टिनोल एंड आई इज आइलोप्रोस्ट। ठीक, तो ये दवाइयाँ ओरल नहीं दे सकते। प्रॉब्लम यह है कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं है, बट ये बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं। तो अगर बाकियों से ठीक नहीं हो, दैट मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूजफुल नहीं है, एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट ने काम नहीं किया, फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर इफेक्टिव नहीं है, तो ये जरूर काम कर जाएंगी। तो दीज आर मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। मोस्ट इफेक्टिव ड्रग्स हैं इपोप्रोस्टिनोल एंड आइलोप्रोस्ट। ओके, अब प्रोस्टाग्लैंडिन में क्या प्रॉब्लम थी? इनको ओरल नहीं दे सकते। तो फिर हमने क्या किया, हमने कोई ऐसी दवाई बनाई जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करे बट ओरल दे पाए। ठीक है, उस दवाई का नाम है सेलेक्सीपैग। सेलेक्सीपैग, सेलेक्सीपैग क्या है? ये प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट है, इट इज प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट। ठीक है, बट इट कैन बी गिवन ओरली। प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, ओरल दे सकते हैं। इसके नाम में सब कुछ लिखा है, क्या लिखा है? SELE मतलब सिलेक्टिव, इट इज सिलेक्टिव। X का मतलब है क्रॉस, क्रॉस मतलब नॉट। I का मतलब है इंजेक्शन, इंजेक्शन देने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉन इंजेक्टेबल, नॉन इंजेक्टेबल मतलब ओरल। P का मतलब है प्रोस्टाग्लैंडिन एंड AG का मतलब है एगोनिस्ट। तो नाम में लिखा है सेलेक्सीपैग इज सेलेक्टिव नॉन इंजेक्टेबल प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट एंड दिस इज अ ड्रग विच कैन बी यूज्ड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ओके, अब लास्टली पल्मोनरी हाइपरटेंशन में एक और दवाई आई है जिसको कहते हैं हम सॉल्युबल ग्वानालेट साइक्लेज एक्टिवेटर और एगोनिस्ट। सिंपली एगोनिस्ट कह लो एक्टिवेटर की जगह। नाउ नाम से पता लग रहा है ग्वानालाइट साइक्लेज। क्या काम है ग्वानालाइट साइक्लेज का? टू इंक्रीज साइक्लिक जीएमपी। ग्वानालाइट साइक्लेज दो तरीके का होता है, एक एंजाइम बाउंड होता है रिसेप्टर्स के साथ और दूसरा फ्री हो सकता है। जो फ्री वाला है उसको सॉल्युबल कहते हैं। तो अगर हम सॉल्युबल वाले को एक्टिवेट कर दें तो साइक्लिक जीएमपी बढ़ जाएगा, उससे वेसोडाइलेशन हो जाएगी, उससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन ठीक हो जाएगी। एंड द नेम ऑफ द ड्रग इज रायोसीगुएट। रायोसीगुएट, इनका नाम गुएट में खत्म होता है, सी गुएट में खत्म होता है, मतलब ग्वानालेट, ग्वानालेट साइक्लेज। नाम में लिखा है ग्वानालेट साइक्लेज। ठीक है, इसी ग्रुप की एक और दवाई है ग्वानालेट साइक्लेज एगोनिस्ट सॉल्युबल वाला। द नेम ऑफ द ड्रग इज वेरिसीगुएट। वेरिसीगुएट, ये भी ग्वानालेट साइक्लेज एगोनिस्ट है, नाम में लिखा हुआ है। एंड दिस ड्रग इज यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। वेरिसीगुएट CHF में यूज करते हैं, रायोसीगुएट जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ड्रग्स यूज्ड इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन के बारे में। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक फिनिश हो गया एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा है इस टॉपिक में। हमने बताया कि हाइपरटेंशन को 4 मेन मैकेनिज्म से ठीक कर सकते हैं। सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की पहले बात की हमने, तो 4 मेन मैकेनिज्म क्या थे? द ड्रग मे बी डायूरेटिक्स, ड्रग मे बी वेसोडाइलेटर, ड्रग मे ब्लॉक सिंपैथेटिक सिस्टम, ड्रग मे ब्लॉक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक, फिर हमने पढ़ा ड्रग ऑफ चॉइस जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स ACD हैं, AC इनहिबिटर्स, ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड डायूरेटिक्स। और स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ी हमने कि नॉर्मली ड्रग ऑफ चॉइस हाइपरटेंशन के लिए थायाजाइड है, बट एमरजेंसीज में हमें देना है निकार्डिपिन। ठीक है, प्रेगनेंसी में चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो एमरजेंसी हो हमेशा देना है लेबिटालोल, वो जो ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक, प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सेफ है? लेबिटालोल ड्रग ऑफ चॉइस है, मिथाइल डोपा भी सेफ है, बट AC इनहिबिटर्स ARBs कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा प्लाज्मा रेनिन लेवल और एक्टिविटी। सारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बढ़ाती हैं एक्सेप्ट सिंपैथेटिक ब्लॉकर जो दोनों को कम करते हैं, और रेनिन इनहिबिटर जो लेवल को तो बढ़ाते हैं बट एक्टिविटी को कम करते हैं। लास्टली वी फिनिश द पल्मोनरी हाइपरटेंशन। हमने बताया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की IV टेस्टिंग करेंगे, अगर वो इफेक्टिव है तो वही देंगे, बट अगर वो इफेक्टिव नहीं है, जो कि 95% केसेस में नहीं होते, ड्रग ऑफ चॉइसेस एंडोथेलिन एंटागोनिस्ट लाइक बोसेंटन, एम्ब्रीसेंटन वगैरह। ठीक है, अल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, फॉस्फोडाइस्टेज इनहिबिटर्स हैं, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, सेलेक्सीपैग है, और लेटेस्ट जो दवाइयां हैं दे आर ग्वानालेट साइक्लेज एगोनिस्ट। ठीक है, तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दी हाइपरटेंशन। ओके, क्विकली क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एट द साइट मार्क्ड बाय एरो एज शोन इन द डायग्राम? कहाँ है एरो? ये भी तो आसान है, एरो कहाँ है? ACE को इनहिबिट करती है। कौन करता है AC इनहिबिटर? रेमिप्रिल। सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी दवाई का नाम प्रिल में खत्म होता है? एलिस्केरेन इनहिबिट रेनिन, ये रेनिन इनहिबिटर है। लोसार्टन, सार्टन मतलब
ARB है और स्पाइरोनोलेक्टोन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट है. ओके. A hypertensive patient has grade 4 renal failure, GFR less than 30. Physician want to prescribe a thiazide, which is best. So basically कौन सा thiazide renal failure में भी काम करेगा, एक ही करेगा, हमने पढ़ा था, that is metolazone. Metolazone is the only thiazide effective in renal failure. Okay. Which antihypertensive drug is avoided in patient with high serum uric acid? आसान है. हाइपर यूरिसीमिया कौन सा कर रहा था? यस, डायूरेटिक कर रहे थे. थायाजाइड भी, लूप डायूरेटिक भी, दे कॉज हाइपर यूरिसीमिया, तो हम गाउट में नहीं देंगे. ओके. अ 34 वीक प्रेग्नेंट लेडी प्रेजेंटेड विद सीजर्स. हर ब्लड प्रेशर इज 200/110. हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी है. विच ड्रग शुड बी यूज? पहले हाइपरटेंसिव इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी में क्या देंगे? IB लेविटालोल देंगे. सीजर है तो साथ में मैग्नीशियम सल्फेट देंगे. सो आंसर इज IB लेविटालोल प्लस मैग्नीशियम सल्फेट. ओके. ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, मतलब जेस्टेशनल हाइपरटेंशन में क्या था? आंसर वाज लेविटालोल, बट ऑप्शन में नहीं है. तो क्या नेक्स्ट चॉइस था? मिथाइल डोप. अगर लेविटालोल ना हो तो मिथाइल डोप था. Next question, 56-year-old patient who is a known case of hypertension was being treated with antihypertensive drugs. He is having chronic cough. Since 2 weeks, he was started on antimicrobials, but cough did not resolve. Which antihypertensive drug may induce? तो सिंपल क्वेश्चन है, कौन सी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग देने से कफ होता है? कौन सी होती है? यस, AC इनहिबिटर्स, लिसिनोप्रिल. दूसरा कौन सा साइड इफेक्ट होता है? एंजियोइडेमा. क्यों होते हैं ये? ब्रेडिकाइनिन ज्यादा होने की वजह से होते हैं. तो AC इनहिबिटर में हो गए, ARB में नहीं होंगे. तो आंसर इज लिसिनोप्रिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 26-year-old फीमेल केम टू हॉस्पिटल फॉर प्री कंसेप्शुअल काउंसलिंग. पेशेंट इज अ नॉन हाइपरटेंसिव कंप्लायंट. विच ड्रग यू स्टॉप? ओके. प्रेगनेंसी में कौन सी एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग नहीं देंगे? प्री कंसेप्शुअल है ना, तो कौन सी नहीं देंगे? तो मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में देते हैं, लेविटालोल देते हैं, निफेटेपिन दे सकते हैं. आंसर इज लिसिनोप्रिल. AC inhibitors and ARBs are absolutely contraindicated in pregnancy. Okay. Identify the correct match regarding the drug and its side effects. ड्रग और साइड इफेक्ट को मैच करना है. हाइड्रोलाजिन हार्ट फेलियर. इट्स इज रॉन्ग. हाइड्रोलाजिन इज यूज्ड इन हार्ट फेलियर. रिमेंबर, अर्टीरियल डायलेटर है, आफ्टर लोड को कम करेगी, तो देते हैं. विरापामिल कॉन्स्टिपेशन, दिस इज राइट. कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है तो कॉन्स्टिपेशन करें. एलिस्केरेन हाइपोकैलेमिया, सही है गलत? गलत है. एलिस्क्रेन विल कॉल हाइपरकैलेमिया. रिमेंबर, जो भी रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे को रोकता है वो पोटेशियम बढ़ाएगा. ओके. एटिनोलोल हिमोलिटिक अनीमिया भी गलत है, क्योंकि हिमोलिटिक अनीमिया एटिनोलोल नहीं करता. कौन करता है? मिथाइल डोपा करता है. हिमोलिटिक अनीमिया इज कॉज्ड बाय मिथाइल डोपा, नॉट बाय बीटा ब्लॉकर्स. ओके. सो द राइट आंसर इज विरापामिल कॉज कॉन्स्टिपेशन. ओके. Resistant hypertension is defined as inability to attain goal BP in spite of concurrent use of 3 antihypertensive agents of different classes prescribed at optimal doses, including कौन से थे? ACD, that means A was AC inhibitors, C was calcium channel blockers, D was diuretics. So diuretic is the drug which is present in those 3 drugs for labeling the person as resistant hypertension. Okay. A 45-year-old patient presented with symptoms of shown the image. क्या दिखाया इमेज में? यस, ये है एंजियोइडेमा. तो क्वेश्चन इज विच एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग कॉजेस? कौन सी करती है? दोबारा से लिसिनोप्रिल. एंजियोइडेमा एंड कफ इज कॉज्ड बाय AC इनहिबिटर्स. किसके कारण होता है? ब्रेडिकाइनिन के कारण होता है. ओके. अ हाइपरटेंसिव पेशेंट वाज मेंटेन्ड ऑन लोसार्टन. ऑन रूटीन एग्जामिनेशन HbA1c केम आउट टू बी 8. मतलब ब्लड शुगर ज्यादा है, दैट मीन्स डायबिटिक है. लोसार्टन कैन बी रिप्लेस्ड बाय, कौन सा देंगे लोसार्टन की जगह? यस, वी विल गिव टेलमीसार्टन. क्यों देंगे टेलमीसार्टन? क्योंकि इसके पास एडिशनल PPAR गामा एगोनिस्टिक एक्टिविटी है, तो ये ब्लड शुगर को, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कंट्रोल करेगा. ओके. विच द फॉलोइंग ड्रग शुड बी स्टॉप्ड इन अ पेशेंट विद हाइपरकैलेमिया. हमने बताया था कि कौन से पाथवे को रोकने से पोटेशियम बढ़ जाता है? यस, रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे. तो उस पाथवे को रोकने वाली कोई भी अगर दवाई है तो हम अवॉइड करेंगे. कौन सी दवाई है इसमें से? लोसार्टन. फिरोसेमाइड डायूरेटिक है, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड डायूरेटिक है, दोनों के दोनों हाइपोकैलेमिया करेंगे. और अम्लोडिपिन तो पोटेशियम को अफेक्ट नहीं करता है. ओके. तो आंसर इज लोसार्टन. A patient presents with grade 2 pulmonary artery hypertension. Vasoreactive stimulation testing is negative. मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स काम नहीं करेंगे. Which is most preferred initial therapy? मतलब ड्रग ऑफ चॉइस पूछा है. ड्रग ऑफ चॉइस इज एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट लाइक एम्ब्रीसेंटन. नाम में लिखा है एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट. ठीक है.
इपोप्रोस्टिनोल और अल्प्रोस्टाटिल जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और अम्लोडिपिन जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। तो आंसर आएगा एंडोथिलिन एंटागोनिस्ट लाइक एम्ब्रीसेंट। ओके, तो ये हमारे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। मेरा टेक होम मैसेज क्या है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर दोज हु विल ट्राई। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, करनी पड़ती है मेहनत। तो अगर आपको कोई भी ड्रीम अचीव करना है, यू नीड टू ट्राई, यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग हार्ड। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।